हेलो गाइज, आज से हम एक क्वेश्चंस सॉल्व करने का एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फिजिशियन ऑर्डर एन MRI ऑफ द ब्रेन फॉर एन एडल्ट मेल क्लाइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन द क्लाइंट्स हिस्ट्री शुड द नर्स रिपोर्ट टू द फिजिशियन। यानी कि डॉक्टर ने एक पेशेंट का MRI कराने के लिए बोला है। आप में से आपको वो हिस्ट्री पता करना है पेशेंट का, जो एक रिलेवेंट हिस्ट्री है, और आपको उस हिस्ट्री को फिजिशियंस को इन्फॉर्म भी करना है। यानी कि MRI से रिलेवेंट एक कोई हिस्ट्री है पेशेंट का, तो वो कौन सा है और डॉक्टर को आपको वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट डाई, यानी कि पेशेंट को एलर्जी है कॉन्ट्रास्ट डाई से, ये एक हो सकता है। सेकेंड वन ऑप्शन इज इम्प्लांटेड कार्डियक पेसमेकर, पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, और हर्निया रिपेयर। इनमें से कौन सा एक ऐसा हिस्ट्री है जो पेशेंट के लिए MRI से रिलेटेड है। एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट डाई, पेशेंट को अगर एलर्जी है कॉन्ट्रास्ट डाई से, तो ऐसे पेशेंट को हम हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये कॉन्ट्रास्ट MRI यहाँ पे ऑप्शन में होता तो ये एक कॉन्ट्रास्ट MRI के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, इसलिए पेशेंट को अगर डाई से एलर्जी है तो भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इम्प्लांटेड कार्डियक पेसमेकर, हाँ ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इम्प्लांटेड कार्डियक पेसमेकर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जब पेशेंट MRI के लिए जाएगा तो MRI मशीन जो है उसके कांटेक्ट में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के आने से इसकी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है वो अल्टर हो जाएगी। इसलिए अगर किसी पेशेंट को कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है तो उस वाले पेशेंट की हिस्ट्री हमें अप्रोप्रिएट लेनी है, और इस बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि दिस पेशेंट हैव एन इम्प्लांटेड कार्डियक पेसमेकर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर रिगार्डिंग द MRI ऑफ दैट काइंड ऑफ पेशेंट। नंबर थर्ड ऑप्शन हमारे पास में था क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD का अगर पेशेंट को कोई हिस्ट्री है तो इसका MRI से कोई लिंक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हर्निया रिपेयर, अगर किसी पेशेंट को हर्निया का सर्जरी हुआ है तो भी उसका MRI से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे इम्प्लांटेड कार्डियक पेसमेकर डिवाइस इज द आंसर बी। अगर ऐसा पेशेंट जिसको इम्प्लांटेड कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है उसके लिए हमें MRI कराने के टाइम पे इंपॉर्टेंस या उसका हिस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसे पेशेंट्स को हमें MRI के लिए जाने से पहले केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो अल्ट्रेशन में दूसरे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हो सकते हैं हमें उनको फॉलो करना है। सेकंड हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द नर्स इज डेवलपिंग ए केयर प्लान फॉर ए क्लाइंट विद हेपेटाइटिस C. The nurse knows that the primary route of transmission of the hepatitis virus is which of the following. नर्स एक केयर प्लान बना रही है पेशेंट के लिए जिसको हेपेटाइटिस C है, तो प्राइमरी रूट कौन सा है हेपेटाइटिस C के वायरस वाले ट्रांसमिशन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन कंटामिनेटेड फूड, फीसेस, ब्लड एंड स्पूटम। कंटामिनेटेड फूड हेपेटाइटिस A के लिए, फीसेस ये भी हेपेटाइटिस A। हेपेटाइटिस A वायरस जो है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस जो है वो हेपेटाइटिस A के लिए स्टैंड करते हैं। ब्लड, हेपेटाइटिस C जो है वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पे हमारे लिए यही था हेपेटाइटिस C वायरस जो है वो कौन से रूट से, प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस इज ब्लड। स्पुटम जो है वो हेपेटाइटिस C वायरस के ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ब्लड। थर्ड क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू डिस्चार्ज ए क्लाइंट विद रिमेटिक हार्ट डिजीज हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एंडोकार्डाइटिस। Which of the following statement from the client indicate that the client understand the teaching? नर्स इज प्रिपेयरिंग टू डिस्चार्ज ए क्लाइंट, एक पेशेंट है जिसको रोमेटिक हार्ट डिजीज का हिस्ट्री है और एंडोकार्डाइटिस से रिकवर हो रहा है, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फ्रॉम द क्लाइंट इंडिकेट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द टीचिंग, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि पेशेंट अपना हिस्ट्री यानी कि एंडोकार्डाइटिस के फिजियोलॉजी को या रीजन को समझ गया है कि इस वजह से एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। फर्स्ट, आई एम सो ग्लैड आई डोंट नीड एनी मोर एंटीबायोटिक नाउ दैट आई एम फीलिंग बेटर।
अगर पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है, रिकवर हो रहा है, अगर पेशेंट को बेटर फील हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने एंटीबायोटिक्स थेरेपी को रोक दे। तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर पेशेंट को बेटर फील हो रहा है तो भी उसको एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। सेकेंड ऑप्शन इज आई कैन रिस्टार्ट माई एक्सरसाइज प्रोग्राम इन ए डे और 2। पेशेंट अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम को इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकता है। एंडोकार्डाइटिस वाले केस में पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है, और ऐसे केसेस में पेशेंट अपना फुल एक्सरसाइज जो है उसको 1 और 2 डेज़ रिकवरी के बाद में स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके लिए एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स का टाइम चाहिए होता है, और 3 to 4 वीक्स के बाद में पेशेंट अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड इज आई विल वॉच फॉर साइन ऑफ रिलैप्स द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द डिस्चार्ज। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे लगेगा कि इसके कुछ साइंस वापस से आ रहे हैं फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद में। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो रिलैप्सेस जो इसमें एंडोकार्डाइटिस के केसेस में जो रिलैप्स होता है वो 2 और 3 वीक्स के बाद में रिलैप्सिंग फीचर्स आते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज आई विल इन्फॉर्म माई डेंटिस्ट शुड आई एवर नीड एनी डेंटल वर्क। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस जो है, एंडोकार्डाइटिस के लिए जो इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए जो पोर्टल ऑफ एंट्री है, वो पोर्टल ऑफ एंट्री हमारा स्पेशली ओरल रूट से होता है, और ओरल रूट में भी आई विल इन्फॉर्म माई डेंटिस्ट शुड आई एवर नीड एनी डेंटल वर्क। तो यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो एंडोकार्डाइटिस है वो क्या होता है। एंडोकार्डाइटिस में हम ये देख सकते हैं कि एंडोकार्डाइटिस के केसेस जो होते हैं उनमें एंडोकार्डाइटिस जो होता है उसमें पेशेंट को इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट्स जो है, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। एंडोकार्डाइटिस के केसेस में जो इन्फेक्शंस जो है वो मेनली या तो आईवी ड्रग एब्यूजर जो केसेस होते हैं उनको एंडोकार्डाइटिस होता है, या फिर ऐसे केसेस जिनका ओरल कैविटी का कोई सर्जरी हुआ है, या प्रीवियस हिस्ट्री है हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट का। तो ऐसे केसेस में, ऐसे पेशेंट्स में एंडोकार्डाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंडोकार्डाइटिस इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट का इन्फ्लामेशन होता है। आईवी ड्रग एब्यूजर में, ओरल कैविटी में कोई प्रोसीजर हुआ है, स्पेशली डेंटल्स में, और जिनका प्रीवियस हिस्ट्री है वाल्व रिप्लेसमेंट का, ऐसे केसेस में एंडोकार्डाइटिस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एंडोकार्डाइटिस में 2 तरह के नोड्स या 2 स्पेशल फीचर्स जो हैं वो, एक तो होता है ओस्लर नोड्स, एक होता है जानवी लिजाइंस, ये देखने को मिलते हैं। ओस्लर नोड का मतलब होता है रेडिश टेंडर लिजाइन। ये दोनों एंडोकार्डाइटिस के फीचर हैं, ओस्लर नोड्स और जानवी लिजाइन। जानवी लिजाइन जो है वो हेमोरेजिक लिजाइन होते हैं, हेमोरेजिक लिजाइन ऑन द फिंगर्स, टोज, ईयर लोब्स। एंडोकार्डाइटिस के केसेस में जो सिम्टम्स जो आते हैं उसमें 2 कॉमन सिम्टम्स हैं, ओस्लर नोड्स और जानवी लिजाइन। ओस्लर नोड्स में रेडिश टेंडर लिजाइन देखने को मिलते हैं, और जानवी लिजाइन में हेमोरेजिक लिजाइन होते हैं ईयर लोब्स, नोज, फिंगर, टोज पे। तो एंडोकार्डाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है वो एक डेंटल वर्क है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें पहले डेंटल का सर्जरी हुआ है इन लास्ट 3 to 4 months ड्यूरेशन, दे आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसका आंसर ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट ए क्लाइंट who has allergy from an unknown cause. Which of the following tests should the nurse perform? यानी कि एक पेशेंट का हिस्ट्री है एलर्जी का और उसका हमें कोई नॉन कोज पता नहीं है, तो नर्स इस एलर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से वाला टेस्ट करेगी। ऐसे केसेस में नर्स कौन सा टेस्ट करेगी, तो टेजेंक टेस्ट हमें पता होना चाहिए कि टेजेंक टेस्ट जो है वो हर्पीज वायरस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और यहाँ पे हमें पता करना है एलर्जी के लिए, तो टेजेंक टेस्ट इज़ द रॉन्ग आंसर। पेज टेस्ट जो है वो एलर्जी के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर यही है, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट कि नर्स एलर्जी के लिए कौन सा टेस्ट करेगी। टेजेंक टेस्ट हर्पीज वायरस के लिए किया जाता है, पेज टेस्ट एलर्जी आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें हमारे पास में है रीनी टेस्ट, तो रीनी टेस्ट जो है वो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के कंपैरिजन के लिए किया जाता है, कंपेयर बिटवीन एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन, जो हियरिंग के लिए किए जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में था स्ट्रेस टेस्ट कार्डियक वर्कलोड के लिए स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द रॉन्ग आंसर एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ द आल्सो रॉन्ग आंसर। द आंसर दैट करेक्ट इज़ द पेज टेस्ट जो है वो एलर्जी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज़ प्रिपेयरिंग a client with acquired immunodeficiency syndrome AIDS for discharge to home. Which of the following instructions should the nurse include? Avoid sharing articles such as razor and toothbrushes. नर्स एक एड्स वाले पेशेंट जो डिस्चार्ज होकर जा रहा है उसको कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी, तो एड्स के लिए हमें पता है कि एड्स जो है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने से फैलता है, तो ऐसे पेशेंट जिनको एड्स हो रखा है या जो HIV से कंटामिनेटेड हो चुके हैं पहले ही, ऐसे केसेस में जो पेशेंट है उसको अपने आर्टिकल्स रेजर एंड टूथब्रशेस, ये दोनों ऐसे यूटेंसिल्स जो हैं पेशेंट की जो उसके खुद के ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं, जैसे रेजर और टूथब्रशेस, तो ऐसे जो आर्टिकल्स पेशेंट यूज़ करता है जो उसके ब्लड कांटेक्ट में आ चुके हैं या आ सकते हैं, ऐसे आर्टिकल्स को पेशेंट को किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डू नॉट शेयर ईटिंग यूटेंसिल विद फैमिली एंड मेंबर, जो खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं या जो ईटिंग यूटेंसिल्स हैं उनसे एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है या फैलता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लिमिट द टाइम यू स्पेंड इन पब्लिक प्लेसेस, HIV वाला पेशेंट चाहे कितनी भी देर पब्लिक प्लेस में रहे उससे कोई एड्स किसी दूसरे को नहीं फैलता है ऐसे। फोर्थ आंसर इज अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम सर्विंग डिशेज शेयर्ड विद अदर्स, तो जो ईटिंग डिशेज जो होती हैं या सर्व जो करते हैं या जो दूसरों के लिए भी पहले सर्व की जा चुकी है उन यूटेंसिल से या उन डिशेज से भी HIV ट्रांसमिट होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो हमारा ऑप्शन इसमें फर्स्ट से सही है, क्योंकि पेशेंट जो ऐसे कोई आर्टिकल्स जो यूज़ करता है, जो रेजर है टूथब्रशेज हैं जो पेशेंट के ब्लड कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, अगर उनको कोई दोबारा से कोई दूसरा यूज़ करता है तो उसको HIV और एड्स होने के चांसेस रहते हैं, तो नर्स की उसको इंस्ट्रक्शन देगी कि अपने इस तरह के आर्टिकल्स को दूसरों से यूज़ करने के लिए वो अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए ट्यूबरकुलिन और मोंटक्स स्किन टेस्ट टू ए क्लाइंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ट्यूबरकुलोसिस। द नर्स नो दैट द टेस्ट विल बी रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नर्स एक मोंटक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पेशेंट पे कर रही है जिसको TB है, तो नर्स नो दैट द टेस्ट विल रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग, इस टेस्ट से क्या पता लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हाउ लॉन्ग द क्लाइंट हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद TB, क्या इस टेस्ट से ये पता लगेगा कि पेशेंट को TB कितने टाइम से है। सेकंड ऑप्शन इज एक्टिव TB इन्फेक्शन,
अभी क्या पेशेंट को टीबी है और उसका इन्फेक्शन एक्टिव है, इस बारे में पता लगेगा मोनटैक्स टेस्ट से, या लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है, इस बारे में पता लगेगा। वेदर द क्लाइंट हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद टीबी बैक्टीरिया, या पेशेंट को पहले टीबी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो चुका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, इस बारे में पता लगेगा। तो मोनटैक्स टेस्ट जो होता है उसमें पीपीडी यानी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स जो है वो 0.1 ml हम लेते हैं और उसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट कराते हैं फोरआर्म में, और उसका जो रीडिंग है वो 72 आवर्स के बाद में हम चेक करते हैं वापस से। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि पेशेंट को कितने टाइम से टीबी है ये चीज़ हम मोनटैक्स और ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट के थ्रू पता नहीं कर सकते हैं। एक्टिव टीबी इन्फेक्शन का भी नहीं पता कर सकते हैं, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन भी नहीं पता कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि वेदर द क्लाइंट हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद द टीबी बैक्टीरिया, क्या पेशेंट को पहले टीबी हुआ है। इसका ये आंसर सही होगा, क्योंकि अगर पेशेंट को पहले टीबी हुआ है तो उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगा, और वो एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है और हम वापस से पेशेंट को स्किन टेस्ट के लिए प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव जिसको हम एज एन एंटीजन यूज कर रहे हैं वो देंगे, तो एंटीजन हमने पेशेंट को पीपीडी के रूप में दिया है, इंजेक्ट कराया है ट्यूबरकुलिन सिरिंज से, और पेशेंट अगर पहले इन्फेक्टेड हो चुका है तो उसमें एंटीबॉडी होगा, और वो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होने की वजह से, एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन से वहाँ पे जहाँ पे हमने इंजेक्ट कराया है वहाँ पे एरिदिमा और रेडनेस डेवलप होगी। उस वाले एरिया को हम 72 आवर्स आफ्टर रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने पर अगर वो एरिया लेस देन 5 mm इन डायमीटर है तो नेगेटिव आएगा, और 5 से 9 mm डायमीटर है तो डाउटफुल रहेगा रिजल्ट, और अगर 10 mm या मोर देन 10 mm है एरिया एरिदमा और रेडनेस वाला जो है वो रीडिंग 10 mm से ज़्यादा है या 10 mm है तो उसको हम पॉजिटिव सस्पेक्ट करेंगे, यानी कि पेशेंट को पहले या अभी टीबी का इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीजन हमने पीपीडी के रूप में अभी यूज़ किया है। अगर किसी पेशेंट को एचआईवी वाले पेशेंट को अगर 5 mm डायमीटर का रीडिंग भी आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कंफर्म करेंगे कि उसको अभी टीबी का इन्फेक्शन पहले हो चुका है या अभी भी है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो स्पुटम टेस्ट से होगा। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो यहाँ पे यही था कि द नर्स नो दैट द टेस्ट विल रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम किसी पेशेंट में ट्यूबरकुलिन स्क्रीन टेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें क्या पता लग रहा है, उससे हमें यही पता लग रहा है कि वेदर द क्लाइंट हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद टीबी बैक्टीरिया, कि पेशेंट को पहले टीबी का इन्फेक्शन हो चुका है, उसमें एंटीबॉडी था, अभी हमने एंटीजन दिया है तो उनका दोनों का रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन होने से एरिदमा और रेडनेस डेवलपमेंट हुआ है। अगर वो रीडिंग 10 mm डायमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब पेशेंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर रीडिंग 5 to 9 mm है तो वो डाउटफुल है, और अगर लेस देन 5 mm है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट अभी नहीं है। और अगर कोई भी ऐसे पेशेंट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंडरगोन जा चुके हैं, और ऐसे कोई भी पेशेंट जिनका इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रहा है, या एचआईवी से पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनमें रीडिंग अगर 5 mm भी आता है तो उसको हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे कि ऐसे पेशेंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, an older adult has been admitted with diagnosis of stroke and a history of dementia. Which of the following nursing diagnosis has the highest priority for the client? यानी कि एक पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल में स्ट्रोक होने की वजह से एडमिट कराया गया है और पेशेंट को डेमेंशिया हो गया है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है पेशेंट के लिए? फर्स्ट, बाथिंग, हाइजीन, सेल्फ केयर डेफिसिट, रिस्क फॉर इंजरी, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, और फोर्थ वन इज डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। ये सभी प्रायोरिटीज़ में आते हैं, लेकिन
यहाँ पे पूछा गया है आपसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में किसी भी पेशेंट के लिए जब हम हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, या तो उसके लिए ऑक्सीजन मेंटेनेंस की बात है या फिर इंजरी से अवॉइड करने की बात है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। हमारा मेन पर्पस और मेन टारगेट हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा कि रिस्क फॉर इंजरी, ऐसे पेशेंट को रिस्क फॉर इंजरी है, तो इंजरी के कोई भी चांसेस हैं तो उसको हमें अवॉइड करना है, ये हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। बाथिंग, हाइजीन, सेल्फ केयर डेफिसिट, हाँ पेशेंट सेल्फ केयर डेफिसिट हो चुका है, इसलिए उसकी बाथिंग और हाइजीन का प्रायोरिटी भी है कि पेशेंट को हाइजीनिक रखना है हमें। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, उसका मूवमेंट का या वे ऑफ वॉकिंग, ये सब चीज़ें भी डिस्टर्ब हुआ होगा डेमेंशिया की वजह से। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस भी डिस्टर्ब हुआ है। ये सभी उसमें प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में पेशेंट को इंजरी से अवॉइड करना है हमें। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, रिस्क फॉर द इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स हैज़ just administer insulin to a diabetic client. In which of the following way should the nurse dispose of the needle? नर्स ने एक डायबिटिक क्लाइंट को इंसुलिन लगाया है अभी, तो नर्स अभी निडल को कैसे डिस्पोज करेगी? तो आपको पता होना चाहिए किसी भी यूज्ड निडल जो होती है उसको कभी भी रीकैप नहीं करना चाहिए। यानी कि आपने पेशेंट को निडल पे जो कैप होता है उसको हटाने के बाद में आपने पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया है, तो उस हटे हुए कैप को लगाने के लिए आपको वापस से कभी भी उस कैप को वापस निडल पे नहीं लगाना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो हैं उनमें आता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में यही है कि आप कभी भी यूज्ड निडल पे कैप नहीं लगाएंगे, यानी कि रीकैप कभी भी नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पे निडल को डिस्पोज करने के लिए क्या तरीका होगा बेस्ट? रिकैप द निडल? नहीं, आपको ये ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी निडल को रिकैप नहीं करना है। सेकंड वन इज ऑल्सो द रिकैप द निडल? नहीं, हमें कभी भी निडल को रिकैप नहीं करना है। डिस्कार्ड द निडल इन ए पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर, हमें डिस्कार्ड द निडल इन ए पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर। और फोर्थ ऑप्शन इज ब्रेक द निडल एंड डिस्कार्ड इट इन द नियरेस्ट पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर। पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर ऐसा होना ज़रूरी है जिसमें कि हम शार्प डाल रहे हैं वो पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर हो, लेकिन इसमें भी हमें निडल को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि ब्रेक करने से भी आपको निडल पंक्चर वापस से क्रॉस पंक्चर होने के चांसेस रहते हैं। आप निडल को पंक्चर ब्रेक कर रहे हैं तो भी आपको पंक्चर हो सकता है, और अगर आप निडल को रिकैप भी कर रहे हैं तो भी आपको निडल ब्रेक हो सकता है। इसलिए रिकैप भी नहीं करना है कभी भी, और निडल को ब्रेक भी नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपको जस्ट निडल को पंक्चर प्रूफ जो है, पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर जो है उसमें डिस्कार्ड कर देना है। ये हमारा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर पैक्ड रेड ब्लड सेल्स PRBC टू ए क्लाइंट। नर्स एक पेशेंट को PRBC ट्रांसफ्यूज करने वाली है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ऑर्डर द नर्स शुड परफॉर्म दैम, ऑल ऑप्शन मस्ट बी यूज्ड। ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें ये बताना चाह रहा है कि एक नर्स जो है उसको PRBC ट्रांसफ्यूज करना है पेशेंट को। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इनमें से क्या ऑप्शन होगा कि हमारे पास में सभी ऑप्शन हमें यूज करने हैं। यहाँ पे 7 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फर्स्टली हम क्या यूज करेंगे? हमारे पास में सबसे पहले एक डॉक्टर का ऑर्डर होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हमें इनको सेट करना है। हमारे पास अगर डॉक्टर या फिजिशियन जो है वो ऑर्डर देगा कि इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, तो सबसे पहले हमें पास में एक ऑर्डर होना चाहिए या इंस्ट्रक्शन हमारे पास में होना चाहिए कि आपको इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ये, वेरीफाई द फिजिशियंस ऑर्डर। फिजिशियन का ऑर्डर आपके पास है या नहीं, हमारे पास फर्स्टली ऑर्डर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट,
assess that the client has a blood bank identification arm band, यानी कि ब्लड बैंक ने आइडेंटिफाई कर दिया है इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, या इसका जो पेशेंट है या पेशेंट का जो रिलेटिव है वो वहाँ पे ब्लड डोनेट कर चुका है, तो ब्लड डोनेट करने वाला भी आर्म बैंड पेशेंट के ऊपर होना चाहिए। थर्ड वन इज़, इसके बाद हम पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। पेशेंट को कुछ प्रोसीजर ही नहीं पता होगा तो हम उसके आगे फिर कैरी आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम पेशेंट को पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद में हम पेशेंट्स के वाइटल्स चेक करेंगे, ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। इसके बाद में प्राइम द ट्रांसफ्यूजन ट्यूबिंग विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NS जिसको हम बोलते हैं। पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन ट्यूबिंग जो होती है उसको प्राइमिंग करेंगे। प्राइमिंग का मतलब है उसमें से एयर रिमूव करना। IV सेट जो होता है उसमें से एयर रिमूव करने को हम प्राइमिंग बोलते हैं। तो प्राइमिंग करने के लिए हम 0.9% सोडियम हाइपोक्लोराइड या NS का यूज़ करेंगे। NS ही यूज करेंगे ओनली। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले पेशेंट के लिए लाइन क्लियर करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ NS का यूज़ करते हैं, बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन था हम पहले हमारे पास में एक ऑर्डर होना ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन हमारा था कि हम पेशेंट पे के आर्म बैंड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। हमने पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद में हम पेशेंट्स के वाइटल्स चेक करेंगे। उसके बाद में हम जो ट्रांसफ्यूजन ट्यूबिंग जो है उसमें से प्राइमिंग करेंगे, यानी कि एयर को रिमूव करेंगे। उसके बाद में हम ऑब्टेन द PRBC फ्रॉम द ब्लड बैंक अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी एंड परफॉर्म ए विजुअल चेक ऑफ द ब्लड। हम जहाँ पर हमारा ये जहाँ से हमें ब्लड मिलता है वहाँ से ब्लड लेने के बाद में हम उसको चेक करेंगे कि कहीं से इसमें कोई क्लोट वगैरह तो नहीं बना हुआ है, इसका कलर तो चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विजुअल चेक करेंगे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम उसको क्रॉस चेक करवाएंगे, परफॉर्म ए बेड साइड आइडेंटिफिकेशन एंड ब्लड प्रोडक्ट वेरिफिकेशन बाय 2 लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि कोई भी दो लोग जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वहाँ पर वो उसको क्रॉस चेक करेंगे कि हाँ इसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो ब्लड ग्रुप हमें चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं है, ये इसका कलर में कुछ चेंज है या नहीं है, हमें PRBC ट्रांसफ्यूज करना है तो क्या ये PRBC ही है, क्या ये एक्सपायर्ड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें चेंज कराने के लिए 2 लोगों से हमें क्रॉस चेक कराना होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। पहले तो हम पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, फिजिशियंस का हमारे पास में ऑर्डर होना ज़रूरी है। उसके बाद में असेस द क्लाइंट फॉर एज ए ब्लड आइडेंटिफिकेशन आर्म बैंड, उस पर आर्म बैंड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तीसरा पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। चौथा उससे वाइटल साइन चेक करेंगे। पांचवा जो ट्रांसफ्यूजन ट्यूबिंग है उसको प्राइमिंग करेंगे। छठा PRBC जहाँ से हमें ब्लड बैंक से मिलता है तो ब्लड बैंक से लेना है, उसको विजुअल चेक करेंगे कि उसमें कुछ कलर चेंज तो नहीं है, कोई क्लोट तो नहीं बना हुआ है। और सातवां और लास्ट जो प्रोसीजर स्टेप जो हमारे पास में होगा वो होगा कि 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या 2 लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स हमसे इसको चेक कराएंगे कि उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए था जो हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं, क्या वो है या क्या ये एक्सपायर हो चुका है, क्या इसका कोई कलर चेंज हुआ है, या ये PRBC हमें ट्रांसफ्यूज करना था तो क्या ये PRBC है या प्लाज्मा है या प्लेटलेट्स है। ये सब इसके स्टेप्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Two nurses are preparing to lift a client up in the bed. Which of the following should the nurse do to help avoid injuring their back? यानी कि नर्स जो है उसको अपनी बैक को इंजरी से अवॉइड करना है, और 2 नर्स हैं वो एक क्लाइंट को ऊपर उठाने के लिफ्ट ए क्लाइंट अप इन द बेड, बेड से पेशेंट को उठाने के लिए बात कर रहे हैं हम। तो नर्स को अपने आप को इंजरी से कैसे अवॉइड करना है, अपनी बैक को। बेंड फ्रॉम द वेस्ट, नर्स को कभी भी अपनी वेस्ट यानी कि कमर से कभी भी बेंड नहीं होना है। सी ओनली हैव टू फ्लेक्स हर नीज, अपनी वेस्ट से कभी भी बेंड नहीं होना है। ये ऑप्शन इसका गलत होगा। लिफ्ट विद द बैक नॉट विद द लेग। थर्ड ऑप्शन इज लोअर द हेड ऑफ द बेड टू अबाउट
30 डिग्री इफ़ द क्लाइंट कैन टॉलरेट। जो बेड का जो लेवल है वो नर्स के वेस्ट लेवल यानी कि कमर के लेवल पे एटलीस्ट होना चाहिए। इससे क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग होगा और नर्स को कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो बेड को लोअर नहीं करना है, ये ऑप्शन भी इसका गलत होगा। मेक सर्टेन द बेड इज़ इन ए रीजनेबली हाई पोजीशन, ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि ज़्यादा हाई भी नहीं करना है और ज़्यादा लो भी नहीं करना है। वो जो बेड का जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट लेवल पे होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि लिफ्ट विद द बैक नॉट विद द लेग्स। तो आज हमने 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप अपने अपने आइडियाज़ इस बारे में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, आपके हमारे समझाने का तरीका सही है या नहीं है, और आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।